सबसे ज्यादा जो बदउनवानी या करप्शन होती है वो पुलिस के शोबे में होती है, अदलिया का शोबा भी है। तो क्या कभी इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो सकता है? माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमरान खान ने जब एहतसाब का ये नारा शुरू किया, वहीं आपने देखा कि गठजोड़ होकर तमाम सियासी जमातें जो है ना एक पेज पे खड़ी हो गई। तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि इस मुल्क से कभी करप्शन खत्म हो सकती है? अवाम को ये भी समझ आ जाना चाहिए कि जनाब ऐसी सूरत हाल में इस पार्लियामेंट से क्या कोई ऐसी कानून साजी की तवक्का रखी जा सकती है कि जिसमें कोई करप्शन के नासूर को निकालने के बारे में बात हो। जराइम पेशा अफराद हैं, उनकी उस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, और अगर गिरफ्तारियां होती भी हैं तो वो छूट क्यों जाते हैं? पुलिस बेस्ट एफर्ट करे और पुलिस वो काम करे जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। घर बैठे किसी पुलिस वाले की अब हाजिरी शुमार नहीं होती, आप ये बता रहे हैं सिंध में। अभी उसकी बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब ये कि अगर करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। गैस बहरान जो कि मुल्क में बढ़ चुका है, कई सूबों में, कई शहरों में। आइए आपको आवाम की आवाज सुना। 5 बजे से गैस नहीं थी कल, आपको पता है। जैसे कच्ची आबादियों में बगैर गैस पानी लाइट के हम लोग जी रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोगों ने कराची के पॉश एरियाज का भी वही हाल कर दिया। बोल पहुंचाएगा अवामी मसाइल आला हुकाम तक, और आपके मसाइल जो हैं वो हम पहुंचाएंगे आगे तक। आप मैसेज की सूरत में ना भेजिए, क्योंकि मैसेज पर हम आपका मसला उजागर उस तरीके से नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, अपने सेगमेंट निचोड़ में जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो बात यह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बदउनवानी के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस आलमी दिन के मौके पर बेशुमार तकरीबात और सेमिनार्स का एहतमाम भी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान से करप्शन के नासूर के खात्मे की अज़म की तजदीद भी कर रहे हैं, और इस बात पर जोर भी दे रहे हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में बदउनवानी एक बहुत बड़ी रुकावट है। एक तरफ तो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से इतने बड़े बड़े बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नैब कानून में तरमीम के बाद मौजूदा इत्तेहादी सरकार के आशीर्वाद से बेशुमार करप्शन इंक्वायरियां बंद करने का सिलसिला भी जारी है। नैब की जानिब से नाज़रीन मौजूदा हुकूमत में शामिल कई आम शख्सियाती करप्शन फाइलें बंद करके रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। पाकिस्तान के सरकारी इदारों की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो यहाँ तैनात बेशतर अफसरान करप्शन की बीमार नजर आते हैं। पैसों के बगैर कोई काम ही नहीं होता। मुल्की सरकारी इदारों में महज बोर्ड पर से जरूर लिखा होता है, और ये लिखा होता है से नो टू करप्शन, मगर यहाँ किसी काम का बहुस्न खूबी अंजाम पाना और बगैर रिश्वत के पाना मुमकिन ही नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुनियादी सरकारी इदारे, म्यूनसिपल कमेटियाँ, लोकल गवर्नमेंट के दफातर, सरकारी इदारे, पुलिस स्टेशन वगैरह वगैरह, ये तमाम इदारे बदउनवानी की नर्सरियाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे पाकिस्तान बदउनवानी के लिए कोई जन्नत बन चुका है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक नैब कानून की हालिया तरमीम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान समेत हुकूमत में शामिल तमाम बड़ी सियासी जमातों की क़यादत फ़ायदा उठाने वालों में शामिल है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम को चैलेंज कर रखा है। नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालतों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, साबिक़ वज़ीर आज़म मज़ीद, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हैं, राजा परवेज़ अशरफ शामिल है, उसमें 50 से ज़ायद रेफरेंसेस अदालती दायरे इख्तियार ख़त्म होने पर नैब को वापस कर दिए हैं। जो मुकदमात नाज़रीन वापस किए गए हैं उनमें वज़ीर आज़म का मुकदमा भी है, हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस भी है, और मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पार्क के 6 रेफरेंसेस भी हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ US फंड रेफरेंस भी, उस तरह मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं। अब ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो कि आज आ गई है, और मज़ीद गिर गया है करप्शन के हवाले से ज़ाहिर जो मामलात हैं, जिसमें जो करप्शन सर्वे है 2022 उसके नताइज शेयर कर दिए हैं। पुलिस का जो शोबा है वो सरे फहरिस्त है, और वो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बदउनवानी या करप्शन होती है वो पुलिस के शोबे में होती है। उसके बाद होता है ट्रेडिंग का शोबा, फिर होता है ठेकेदारी का शोबा, और उसके बाद मज़ीद भी शोबे हैं जिसमें अदलिया का शोबा भी है और तालीम का शोबा भी है, जो कि 4थे नंबर पर है। अब इस सारी सूरत हाल में हम कैसे ये समझें कि इस मुल्क में जो करप्शन हो सकती है जब खुद जो हुक्मरान हैं बड़े बड़ी करप्शन में मुलव्वस हों और उन पर कोई हाथ भी ना डाल सके।
इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें माहिर कानून है अज़र सिद्दीक साहब। अज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप तो गाए बगाए ये सारे केसेस भी देखते रहते हैं, आपसे बेहतर कोई कानून नहीं जानता। और ओपनिंग पॉइंट में मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या हम ये समझें कि जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आ गई, करप्शन भी दबा के हो रही है, तो क्या कभी इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो सकता है? बहुत शुक्रिया सुमैया। कोशिश तो हुई थी इमरान खान साहब के दौर में कि ये चीज़ें सारी कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए, हालात बदल जाएं और जो एहतसाब का निज़ाम है, जो आईने पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर में से आता है और दीन इस्लाम की भी ये रूह है, लेकिन यहाँ वजह है कि यहाँ माफियाज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमरान खान ने जब एहतसाब का ये नारा शुरू किया, वहीं आपने देखा कि गठजोड़ होकर तमाम सियासी जमातें जो है ना एक पेज पे खड़ी हो गई और उसके लिए आपने देखा ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए जब हुकूमत गिराई की, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि प्लानिंग क्या हो रही है और उस प्लानिंग में इतनी डेंजरस प्लानिंग है कि इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी जाए। इस वक्त आप हैरान रहेंगे कि 7 महीनों में कोई एक करप्शन का केस बता दें आप, किसी एक महकमे ने कोई करप्शन के हवाले से काम किया हो। आंसर इज बिग नो। और क्या किया आपने? जो करप्शन के 1100 अरब के केस है जिसकी तफसीलात अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंगवा ली हैं, वो सामने आ गई। आप रिसेंट मिसाल आप डेविड रॉस वाला मामला अगर देखें, आप डेली मेल वाला, तो उसमें तो नैब पीछे हटा है। नैब ने इंक्वायरियां अपने तक वापस ले लिया तरामीम के जरिए, यानी ये नहीं कि अदालतों से बाइज्जत बरी हुए हैं। और वो भी आपने देखा कि यहाँ की इन्होंने क्या शोर डाल दिया, हालांकि वो बाकी अब तो सिर्फ नैब के रिट्रैक्ट करने की वजह से ऐसा किया, बाकी मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी चीजें सारी आपके पास है। और दुख और अफसोस इस बात का है कि नवाज शरीफ के एवन फील्ड वाले केस के अंदर अभी तक नैब ने बदनीति से अपील दायर नहीं की है। जैसे हुदैबिया 1 के अंदर हुआ था, मैं इसको हुदैबिया 2 समझता हूँ। फिर यही नहीं है, FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अपील फाइल नहीं की। अब जब ये सारी चीजें आपके सामने पाइल अप होके आ चुकी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की टीम, और ये अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखी जाएगी। जो कहा जा रहा था कि जनाब पता नहीं इसके बगैर भाई किसने कहा, एक 66 सियासतदान है कि जिन्होंने मुसीबत डाली हुई है इस निजाम की, और वो सारे के सारे करप्ट है। साइकिलों से शुरू होने वाले मोटरसाइकिल से शुरू होने इस वक्त खरबों अरबों रुपए में नहीं, खरबों रुपए के वो लोग मालिक है। और जब उनसे पूछा जाए पैसा कहाँ से आएगा, उन्होंने कहा आप कौन होते हैं, आपका क्या कंसर्न है, यही है, वरना तो आपको पता है आप क्या सुनते रहे। मेरी सेंट्रल अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं बल्कि तो यही कहती थी, ये है वो जराए, नवाज शरीफ यही कहता था और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये लफ्ज़ सब सारे सुनते रहे। अब अल्टीमेटली जो बात अब सामने आ गई है कि इस मुल्क की मेन वजह जो है वो करप्शन ही है और कुछ खास लोगों ने, कुछ ताकतवर हल्कों ने, और जब तक ये खत्म नहीं होगी ना अज़ीज़ साहब, और सही आप कह रहे हैं कि जब बड़े ही मुलव्विस हों तो फिर कैसे हो सकता है। डेविड रोज का आपने बात की, अभी डेली मेल वाला वाकया, कल एक खबर, एक नुक्ता जिस पे आप डेविड रोज ने ट्वीट भी कर दिया है, वो भी जाहिर है आपने भी देखा, आप उस पर बात भी कर रहे हैं। एक नुक्ता था और उस नुक्ते पर ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया, ऐसी खबरें चलाई गई कि जैसे पता नहीं कितनी माजरत कर ली है। और डेली मेल वाले मामले पर अब वो डेविड रोज ने खुद, उस सहाफ़ी ने ये ट्वीट कर दिया है कि जी वो एक नुक्ता था, बाकी मामला तो बिल्कुल कोर्ट के बाहर तय हुए हैं जी जनाब आली, इधर तय हो गए, इसलिए ये चीज़ें हो गई हैं। यहाँ भी सब कुछ चल रहा है अज़र साहब। अब देखिए दुख और तकलीफ इसी बात का है। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी किल्ड बाय अनदर, यानी पूरी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। और हैरानकुन बात है कि इन सियासी जमातों के अंदर भी ऐसे साहिब राय लोग मौजूद नहीं है जो कौम को सच बता सके। अब आप यानी क्या मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ के अपने दौर से लेकर, हुदैबिया के दौर से लेकर, इनके वालिद साहब का नाम है चौधरी शरीफ जी, और उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न 1998 की जब जमा उन्होंने कराई, उन्होंने 9,36,311, मैं 9,36,000 कह रहा हूँ, 9 करोड़ नहीं कह रहा, 9 अरब नहीं कह रहा, यानी उनकी 9,36,000, उसमें कोई एडिशन हुई, 50 लाख के करीब आमदन चली गई। उन्होंने अपीलें फाइल की, अपना क्वेश्चन ऑफ लॉ सारा साफ, और अल्टीमेटली वो 9,36,000 पे ही आई।
यानी जो लोग 9,36,000 रुपया जो कह रहे हैं कि अपने खरबों की जायदाद के मालिक बन गए, उनकी तनख्वाह का ये स्टेटस था, पूरा नवाज शरीफ, हमजा, कुलसूम लगा लें, मरियम सफदर लगा लें, इन सब की इनकम टैक्स की रिटर्न है, सारा कुछ उठाकर सामने रख ले, वेल्थ स्टेटमेंट सारे सामने रख ले, कंपनियों का रिकॉर्ड रख ले। यानी ये जो बातें है ना सारी की सारी, यानी जो खासतौर पर डेविड रोस ने जो अमाउंटें निकाल के DFDI के हवाले से बातें आ गई, फिर वो जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का उन अकाउंटों में आया और ये रिकॉर्ड पे है, इन्होंने डिनाई नहीं किया उस बात को। वो सलमान शहबाज को यानी होता क्या था, शहबाज शरीफ कहता था, हमजा को पता है, हमजा कहता था, मरियम को पता है, मरियम ये इसी तरीके से आवाम को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, लेकिन आवाम भी बाशऊर हो गई है। 100% ऐसा ही है। यहाँ देखना ये है कि अब आप लोगों को आगे चलना कैसी है, क्योंकि मुश्किल काम नहीं, इतनी बड़ी मुश्किल यही मुश्किल है कि अब आवाम बड़ी बाशऊर हो गई है, आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हज़रत सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, रहेंगे आपका पॉइंट आया, और अब इसी सूरत हाल पर मजीद भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, राजा आमिर अब्बास साहब, और वो बेहतर समझते हैं नैब के कवानीन को, और जो कवानीन में तब्दीली की गई, राजा आमिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जो तो कवानीन में तब्दीली की गई जिससे करप्शन पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और एक ऐसे वक्त में जब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, वो बताते हैं कि जी सबसे करप्ट इदारा, वैसे तो शायद कोई इदारा नहीं बचा, लेकिन सबसे करप्ट इदारा है पुलिस का, जहां से आपके कोई भी जराइम पकड़ा जाता है, पकड़ते हैं, मुकदमा दर्ज होता है और वो आगे बढ़ते हैं। जब वहीं पर ही करप्शन हो गई तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि इस मुल्क से कभी करप्शन खत्म हो सकती है? सर क्या कहेंगे? देखिए, इस बात पे मुझे वो इमरान खान की बात याद आ रही है। जब शराफिया जो इस मुल्क की एक एलीट है, रूलिंग क्लास है, जब वो करप्शन को बुरा ही नहीं समझा जाता। मैं तो हैरान हूं कि आज वर्ल्ड एंटी करप्शन डे है और बड़े बयान आ रहे हैं, जब वो जिस दिन उनका चार्ज फ्रेम होना हो, जिस दिन उन पे करोड़ों अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की केस हो, वो आके वज़ीर आज़म के तौर पे ओथ ले, तो फिर अवाम तो बेशक अक्लमंद हो चुकी है, लेकिन अवाम को ये भी समझ आ जाना चाहिए कि जनाब ऐसी सूरत हाल में इस पार्लियामेंट से क्या कोई ऐसी कानून साजी की तवक्का रखी जा सकती है कि जिसमें कोई करप्शन के नासूर को निकालने के बारे में बात हो। पार्लियामेंट तो जो मौजूदा है उसमें आपको दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट, गुलाम दस्तगीर की याद होगी कि हम तो आए इसीलिए हैं ताकि ये जो करप्शन के, मेगा करप्शन के केस। अच्छा, राब्ता मुनक़ता हुआ है हमारा, आज आमिर अब्बास राब्ता भी करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ऐसे लोग जो कि खुद करप्शन में मुलव्विस हों, आमिर साहब, वो कैसे इस करप्शन का खात्मा करेंगे इस मुल्क से? देखिए, अब यही तो बात है कि जो इस मुल्क में अब नैरेटिव जो जी बैरिस्टर साहब, ठीक है, तो अभी राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन बात जो है ना नाज़रीन, वो बड़ी अफसोसनाक है कि दुनिया भर की जो रिपोर्ट्स हैं जो आ रही हैं कि पाकिस्तान में करप्शन है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोई भी काम करवाने जाएं, किसी भी सरकारी इदारे में जाएं, आपको पता है बगैर रिश्वत के नहीं हो सकता। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इससे नो टू करप्शन का बोर्ड तो लगा होता है, लेकिन करप्शन भी खुल के हो रही होती है। सबको पता है कि पैसे देंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, पैसे देंगे तो आप छूट जाएंगे, पैसे देंगे तो मुकदमात खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके हुक्मरान इस तरह से करप्शन कर रहे हों, जब वो खुद नैब कवानीन में तरमीम इसलिए कर रहे हों कि उनके ऊपर जो खत्म करवा दिए जाएं। जी आमिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सर जी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हेलो जी कंटिन्यू कीजिए सर अपनी बात को। अब देखिए, अब बात ये है कि जी ये लॉ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अब एक ऐसा सिस्टम आ गया है कि हर चीज, वो पार्लियामेंट का काम हो, वो थाने का काम हो, वो कोई मेडिकल रिपोर्ट जारी करने का काम हो, अल्टीमेटली वो जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चाहे वो रिकॉर्डिंग का मुआहदा हो, हर चीज, क्योंकि बाकी तमाम अदारे जो उनसे हैं वो ऑलमोस्ट इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें लगता है कि खुदा न खास्ता हम किसी फेल्ड स्टेट में तो नहीं रह रहे। ये देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब आपका सिस्टम डिलीवर ही नहीं कर पा रहा, आप ऐसे में करप्शन को कैसे खत्म कर सकते हैं कि जब कह दिया जाए कि जनाब जो इस मुल्क में कॉन्विक्ट है वो बैरून मुल्क
मजे से उन्हीं फ्लैटों में बैठे हैं जो कि कन्फिस्केट हो चुके हैं हुकूमत पाकिस्तान के हक में। और वहीं पे फिर वजीर आजम और पूरी काबीना जब जाती है और काबीना जाके बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज पे उनसे एडवाइस लेती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ये तस्वर कर लेना कि कोई हमारे मुल्क से करप्शन, अब अगर करप्शन के कोई एक नहीं है कि आपने पैसे पकड़ लिए, ये करप्शन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि कोई ऐसे तौर पे आपके स्टेट बैंक का फैसला आ गया, FBI का फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का और अदालत का फैसला आ गया। तो ये वो फैसले हैं कि जो अल्टीमेटली प्रमोट कर रहे हैं इस सिस्टम को, और ये सिस्टम जो सा है मौजूदा, ये सिस्टम ही करप्शन के जो जिसको पिवटल पॉइंट होता है उसके इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल अब अवाम के पास एक ही रास्ता है कि वो कोई ऐसी लीडरशिप को सामने लेके आए, और उसके लिए जो रास्ता है वो है इलेक्शंस का। और इलेक्शन होने नहीं दिए जा रहे कि जी इलेक्शंस होंगे तो फिर एक ऐसे नैरेटिव वाली पार्टी आएगी कि जो NRO देने की कायल नहीं है। और मसला वही है कि हमारी जो इशराफिया है वो कभी NRO नहीं, जैसे ये मैं जरा इसकी टर्मिनोलॉजी भी आपसे जानना चाह रही थी। आप ज़ाहिर बेहतर बता सकते हैं कि नैब कवानीन में तरमीम को क्या NRO 2 कहा जा सकता है? मेरे ख्याल में तो ये NRO 2 को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आने वाले जो करप्शन के रास्ते हैं वो भी खोल दिए गए। NRO 1 तो ये था ना कि जो केसेस हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन NRO 2 के जरिए ये हो गया है कि एक तरीके से लीगलाइज कर दिया गया है, एक तरीके से ये बार लगा दी गई है कि ऐसा व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने का जो रास्ता था या जो कानून था उसको ही ऑलमोस्ट खत्म कर उसी को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप ये कह रहे हैं कि नैब कवानीन में तरमीम, ये तो NRO 2 को भी शर्मा देने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर अब्बास साहब फॉर योर टाइम। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, दीगर इश्यूज डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जनाब नाजरीन। और आज हम बात करेंगे एक और जाविया जिसमें मुल्क में नाजरीन महंगाई का बहरान है, मुल्क की मईशत तबाहाली का शिकार हो, शहरों में लूट मार का बाजार सरगर्म हो और नौजवान नौकरियों के लिए दर बदर फिर रहे हों। जानो माल, तालीम, सेहत से लेकर पीने का पानी भी अपनी ही जेब से लेकर खरीदना पड़े। जहाँ के हुक्मरान खुद अपना मुल्क छोड़कर लंदन में मुकीम हो, वहाँ के मायूस नौजवान अपनी सारी जमा पूंजी लुटाकर बाहर के ममालिक में ही रहने को तरजीह देंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के ताज़ा सर्वे से यह हकीकत आश्कार हुई कि तकरीबन 37% पाकिस्तानियों को अगर मौका मिले तो वो बैरून मुल्क बसने को तरजीह देंगे। शहरी इलाकों में रहने वाले 40% अफराद में ये ख्वाहिश पाई जाती है, जबकि देही इलाकों के 36% अफराद इस ख्वाहिश के असीर हैं। सर्वे के नताइज ये बता रहे हैं कि चारों सूबों में मुल्क छोड़ने की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश बलूचिस्तान के रिहायशियों में है, जहाँ 42% अफराद पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, और उसके बाद है KP के, और फिर है सिंध। ये ख्वाहिश पंजाब में सबसे कम है, मगर इतनी भी कम नहीं, क्योंकि 35% पंजाब के रहने वाले भी मुल्क से जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम 3 खत्तों में कश्मीर के लोग भी मुल्क छोड़ने की ख्वाहिशमंदों में सबसे ज़्यादा, यानी कि 44% हैं, और उसके बाद है गिलगित बल्तिस्तान का नंबर। सर्वे के मुताबिक इस्लामाबाद में तमाम इंतज़ामी ज़मरों में मुल्क छोड़ने की ख्वाहिशमंदों का सबसे कम तनासुब है। बलूचिस्तान में मुल्क में रहने की ख्वाहिशमंदों की सबसे कम तादाद है, यानी कि 47%, जबकि सूबे के 11% अफराद ने कहा कि वो इस बारे में गैर यकीनी का शिकार हैं कि आया वो मुल्क छोड़ना भी चाहते हैं या रहना चाहते हैं। तहकीक में ये भी बात सामने आई है कि उम्र और जिन्स लोगों के अपने शराक के तसव्वुर के तरीक़े को मुतासर करती है। ख़वातीन के मुकाबले मर्दों को मुल्क छोड़कर जाने की ज़्यादा ख्वाहिश है। इसी तरीके से 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों की बड़ी तादाद, यानी कि 62% मुल्क से जाना चाहती है। ताहम उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ख्वाहिश भी कम होती जाती है। कम तालीम याफ्ता अफराद इस मुल्क से बाहर चले जाने की ख्वाहिश सबसे कम देखी गई है। मौजूदा हुकूमत जो माजी में भी इक़्तिदार में रह चुकी है, अगर मुल्क का पैसा लूटने के बजाय मुल्क पर लगाया होता तो उनके खुद के बच्चे भी पाकिस्तान से तालीम हासिल करते, उन्हें सर्जरी के लिए लंदन फरार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुल्क में बैरून मुल्क के अफराद आकर सरमायाकारी करते। लेकिन क्या करें कि सरकार की नाक़िस पॉलिसियों और लालच ने न सिर्फ मुल्क को एक अनदेखे दलदल में धकेल दिया, बल्कि तालीम का निज़ाम भी मज़ीद अबतर कर दिया।
और वो जो मुल्क का सरमाया है, जो मुल्क का असासा है, यानी कि नौजवान नस्ल, वो पाकिस्तान से अब बाहर जाना चाहती हैं कि वो इतने टैलेंट हैं, इतना उनमें वो टैलेंट वो मुल्क से बाहर जाकर देना चाहते हैं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है और सरकार को और हुकूमत को चाहिए कि इस पर ज़रूर सोचिए। और एक और मामला है और वो है जराइम की शरह का बढ़ना। और जराइम की शरह से बढ़ने से भी लोग बहुत ही बेजार नज़र आते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, पहले ज़रा मैं आपको वो दिखाती हूँ। 0% मुतमईन हूँ इनकी कारकर्दगी से। अगर ये चाहें तो ये क्राइम ख़त्म कर सकते हैं। ये जो है ना, ये लोग पकड़ के छोड़ देते हैं इन लोगों को, फिर ये पालते हैं। इनकी सज़ाएँ वज़ाएँ चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यानी कि जो चीज़ भुगतनी है इधर की आवाम ने भुगतनी है, इन्होंने खुद नहीं भुगतनी। भाई वारदातें तो होंगी ना, जब महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है। जो हफ्ते का राशन लेता था वो एक दिन का राशन ले रहा है, तो वारदातें तो बढ़ेंगी। बहुत हो रही है। अब क्या करे गरीब बंदा, कहीं अगर रिपोर्ट करने भी जाएगा तो उसको बिठाएंगे थाने वाले, तो वहाँ भी कुछ नहीं कर सकेगा। वो जो करे गवर्नमेंट करे। बहरहाल ये बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। जी, आपने देखा कि लोग कितने परेशान हैं। वाकई जराइम की शरह बहुत बढ़ गई है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात बताती है हुकूमत भी और पुलिस भी। लेकिन सवाल ये है कि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी उस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, और अगर गिरफ्तारियां होती भी हैं तो वो छूट क्यों जाते हैं और बासानी बगैर किसी डर और खौफ के वो खुल्ला डकैतियाँ भी कर रहे हैं, लोगों से छीना झपटियाँ भी कर रहे हैं, हत्ता के लोगों कत्ल भी कर रहे हैं। और जो शरह है वो कत्ल की, छीना झपटी और डकैतियों में वो हमने बढ़ती हुई देखी है रवा साल में। तो इस पर काबू पाने के लिए पुलिस क्या कर रही है, पुलिस के इक़दामात क्या हैं, इसी हवाले से बात की है हमारे नुमाइंदे शुएब बर्नी ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन से। आइए आपको वो दिखाते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं IG सिंध गुलाम नबी मेमन। इनसे हम जानते हैं कि सिंध पुलिस अपने नए आने वाले प्रोजेक्ट्स में क्या लॉन्च कर रही है और सिंध पुलिस जो एक जिद्दत की जानिब अपना सफ़र कर रही है, तो उसमें कौन सी मनाजिल हैं जो आने वाले दिनों में शहरियों को दिखाई देंगे। IG साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे गुफ्तगू करने का। ये बताइएगा, सिंध पुलिस का जिद्दत का सफ़र जारी है जब से आपने चार्ज संभाला है, अब कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिंध पुलिस सिंध के शहरियों के लिए लेकर आ रही है और उससे जो आप जराइम पेशा नासिर का ख़ात्मा करने का कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो बात वो करूँगा कि जो पुलिस ने किया है, और नेचुरली हम चाहते हैं कि पुलिस बेस्ट एफर्ट करे और पुलिस वो काम करे जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। इस सिलसिले में हमने पहले तो प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया एक पॉइंट मी के नाम से, कि हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स की अटेंडेंस डिजिटल हो, मतलब ये कि हमें पता हो कि भाई पुलिस ऑफिसर कहाँ पे काम कर रहा है। तो उस पॉइंट मी एप्लीकेशन पे अभी मतलब ऑलमोस्ट सारे पुलिस ऑफिसर्स रजिस्टर्ड हो गए हैं। उसमें ये होता है कि जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स काम करता है तो उसने अपना फ़ोटो उस जगह पे आके डाउनलोड करना होता है थ्रू उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, उस व्हाट्सएप, उस मतलब सोशल मीडिया पे। तो वो हमारा फिर जो है ना सर्वर उसको, मतलब घर बैठे किसी पुलिस वाले की अब हाज़िरी शुमार नहीं होती, आप ये बता रहे हैं सिंध में? अभी उसकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब ये कि अगर करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो उस पर ये कि मतलब एक तो ये कि हमने किया, और दूसरा ये कि हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे भी हमारी चेकिंग है वो चेकिंग जो है ना अंडर कैमरा हो। तो उसमें हमने बॉडी वॉर्न कैमरास लिए हैं, 800 बॉडी वॉर्न कैमरास हैं। वो उस 800 बॉडी वॉर्न कैमरास को हमने 400 ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स को दिए हैं जो चालान करते हैं, और 400 जो हमारे रेगुलर पुलिस वाले डिफरेंट जगहों पे पुलिस पेट्रोलिंग करते हैं, हम उनको देंगे। कि उससे हम चाहेंगे कि भाई हमारी चेकिंग और हमारी जो पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं, चालान देते हैं, तो उसमें अंडर कैमरा ये हो। स्ट्रीट क्राइम से हर शहरी कराची का परेशान है और बंदा पकड़ा भी जाता है। हम देखते हैं कि वो 4-4 दफ़ा पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं और रिहाई हो जाती है। तो इस पर क्या मामला है? देखिए, जब आप किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पुलिस भी है, बल्कि स्टार्ट हम करें कंप्लेनेंट है, उसका मतलब विटनेसेस हैं, फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करती है उस विक्टिम की क्राइम की,
प्रोसिक्यूशन साइड आती है जो उस केस को प्रूव करने के लिए मतलब वहाँ पे कोर्ट में उनका केस पुटअप करती है, और इसी तरह से मतलब फिर ज़ाहिर जज के पास एविडेंस जाता है जिसके बेस पे वो सज़ा देते हैं। तो इसमें कहीं पे भी लूप होल हो, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इस स्टैंडर्ड पे है कि यू हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। तो कहीं पे भी मतलब ये कि ये शेडो कोई सस्पिशन उसमें आ गया, डाउट आ गया, तो जज ने उसको छोड़ देना है, और नेचुरली ये इसी तरह से हो रहा है। तो हमें इस तरह के फुल प्रूफ केसेस तभी बन सकते हैं जब आप मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, मैक्सिमम फॉरेंसिक एविडेंसेस को यूज़ करें। तो जो हमारा लॉ है उसमें बहुत सारी एडमिसिबिलिटी का इशू है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी ठीक होने वाली हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स द राइट टाइम कि हमें मतलब वो चीज़ें जो अभी आउटडेट हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम बैठ रहा है, उनको ख़त्म करना चाहिए। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकाली हुई हैं जो हमारा लॉ एडवाइज़र है सिंध का मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे हमारी कोऑर्डिनेशन है कि हम उनको प्रपोज़ल पुटअप कर रहे हैं, और वो हम चाहते हैं कि अर्लीस्ट पॉसिबल ये सिंध गवर्नमेंट इस पे मतलब कोई फ़ैसला करे। तो ये जैसे ही हमारी प्रपोज़ल वहाँ पे जाएंगी, एक्चुअली इसका एक प्रोसेस है, इससे प्रोसेस है कंप्लीट होना है, नेशनल प्रोविंशियल असेंबली ने इसको कंप्लीट डिबेट करना है। फिर ये अगर इस तरह का लॉ है जो CRPC को मतलब चेंज करने वाला है, तो फिर ये नेशनल असेंबली में जाएगा। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन मेरा कंटेंशन ये है कि ये होना है तो इसको व्हाई नॉट स्टार्ट एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। तो हम उसको कोशिश करेंगे कि जितना अर्लीस्ट पॉसिबल ये चेंजेस लाएँ। ये आपने बात सुनी IG सिंध जनाब ग़ुलाम नबी मेमन की, जिन्होंने हमें बताया कि सिंध पुलिस आइंदा क्या करने जा रही है और किस तरह से सिंध पुलिस की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे बताया कि मीडिया भी इस मामले में आगे करे, और जो थाना कल्चर का मामला है उसके हवाले से शहरियों को आगे बढ़ना चाहिए, FIR होने वाले जराइम की रिपोर्ट करवानी चाहिए। अंदरून सिंध में ऑपरेशन से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर जिस तरह इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होती हैं उनको करके ज़्यादा हदाफ हासिल किए जा सकते हैं। तो ये आपने IG सिंध जनाब ग़ुलाम नबी मेमन की गुफ्तगू सुनी। बोल अवामी आगाही में आपने देखा कि क्या कहा IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन ने, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जुराइम की शरह पर हमारी पुलिस और हुकूमत मिलकर काबू पाएगी। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, वक्त है अब बोल अवाम की आवाज़ का, और आज हम आवाज़ उठा रहे हैं गैस बहरान पर। गैस बहरान जो कि मुल्क में बढ़ चुका है, कई सूबों में, कई शहरों में ये बहरान बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है। आवाम परेशान है और वो ये कह रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम पुराने दौर में चले गए हैं जहाँ पर लकड़ियों और अंगीठियों पर खाना पक्का करता था। आइए आपको आवाम की आवाज़ सुनाते हैं। गैस नहीं होती है, कभी दिन में गैस नहीं है, 5 बजे से गैस नहीं थी कल, आपको पता है। जैसे कच्ची आबादियों में बगैर गैस पानी लाइट के हम लोग जी रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोगों ने कराची के पॉश एरियाज का भी वही हाल कर दिया। होटलों से मंगा रहे हैं खाना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 3-4 टाइम गैस ही नहीं है, बच्चों का साथ है, सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते कि छोटे बच्चे हैं घर में। गैस आ नहीं रहे सर जी, सुबह भी बहुत कम होती है, जो आती है उसका प्रेशर नहीं होता सर जी। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना तो बच्चों ने स्कूल जाना, तो अक्सर तो हम ये होटल से खाना वगैरह नाश्ता वगैरह बच्चों को लेकर दे रहे हैं जी। गैस जो है ना 3 बजे तक तो है, 3 बजे दिन में भी कम होता है, और 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद जो है ना बिल्कुल कम हो जाता है। कल तो बिल्कुल था ही नहीं, पूरा दिन नहीं था। ये हर शहर के आवाम की बात है कि अब कहीं गैस नहीं आ रही है, 2 वक्त का खाना बनाना और खाना और बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है। ये सेगमेंट जिसका नाम है बोल अवाम की आवाज़, ये आपका सेगमेंट है, क्योंकि इसमें आपकी बात होगी, आपकी परेशानियों की, आपके मसाइल की बात होगी, आपके दर्द की बात होगी, आप ही की ज़ुबानी होगी। और जिस तरीके से कल मैंने बात की थी कि बोल पहुँचाएगा अवामी मसाइल आला हुक्काम तक, और ना सिर्फ हम आपकी आवाज़ बनेंगे यानी कि आवाम की आवाज़ बनेंगे, बल्कि आपका साथ भी देंगे और आपके मसाइल का हल भी ढूंढेंगे, और आपके मसाइल जो हैं वो हम पहुंचाएंगे आगे तक। और कल जब हमने ये व्हाट्सएप नंबर आपको बताया जो अभी भी आपकी स्क्रीन्स पर चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया आपका और बहुत सारे मैसेजेस हमें आपके मौसूल हुए। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ
कि आप अगर अपने शहर का, अपने इलाके का मसला मुझे बता रहे हैं और आप वो मुझे भेजना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप पे, तो बराए करम आप मैसेज की सूरत में ना भेजिए, क्योंकि मैसेज पर हम आपका मसला उजागर उस तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप वीडियो बना के भेजेंगे और वीडियो बना के आप मसले की निशानदही करेंगे तो वो हमारे लिए भी आसान होगा। ज़रा देखिए, आपका तो बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया है, वो फीडबैक भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से लोगों ने मैसेजेस किए हैं, किस तरीके से लोगों ने अपने मसाइल बताए हैं। लेकिन बार बार मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप अपना मसला एक वीडियो के ज़रिए बताइए, एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, अपने इलाके के, अपने शहर के मसाइल के हवाले से बताइए। लेकिन जो आप ये मैसेजेस लिख रहे हैं ना, ये प्लीज़ मैसेजेस ना लिखें, क्योंकि मैसेजेस से हम आपका मसला उठा नहीं सकते। वीडियो बनाने से वो बात आसान भी हो जाएगी और हम उसमें आगे बात कर भी सकेंगे। तो इंशाल्लाह इस सेगमेंट में आपकी बात हम आगे करते रहेंगे, आपके मसाइल पे आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।